तो लीजिए सुनिए पथिर पंचाली का 14वां अध्याय। इसके पथिर पंचाली के पहले के अध्याय आपको इसकी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक आपको एंड स्क्रीन और आई बटन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। पथिर पंचाली अध्याय 14। लेखक विभूति भूषण बंदोपाध्याय। बहुत दिनों से गांव के बूढ़े बाबा नरोत्तम दास के पास अपू का आना जाना है। गांगुली टोले के गोरे चिकटे सौम्य दर्शन हसमुख बूढ़े मामूली फूस के घर में रहते हैं। उन्हें शोरगुल नहीं पसंद। अक्सर एकांत में रहते हैं। हाँ, संध्या के बाद कभी कभी गांगुली जी के चौपाल पे जाकर बैठ जाते हैं। हरिहर अपू को उसके बचपन से ही बीच बीच में नरोत्तम दास के पास ले जाते थे। तभी से दोनों की जान पहचान है। बीच बीच में अपू बूढ़े के आस्ताने में जाकर कहता है, बाबा घर पर हो। बूढ़ा जल्दी से बाहर निकलकर ताड़ के पत्ते की चटाई बिछाते हुए कहते हैं, आओ आओ बेटे आओ। और कहीं अपू जाता है तो वह झेपता है। मुँह से तो उसकी बात नहीं निकलती, पर इस सरल शांत दर्शन बूढ़े के साथ वह बिना किसी संकोच के मिलता है और बूढ़े के साथ उसका व्यवहार खेल के साथियों की तरह घनिष्ठ और बेखटक और उल्लास से भरा है। नरोत्तम दास अकेले ही रहते हैं। उनका कोई नहीं है। एक अपनी जात की वैष्णव लड़की कामकाज कर जाती है। कई बार अपू पूरी शाम वही कहानी सुनते और बातें करते बिता देता है। अपू यह जानता है कि बाबा नरोत्तम दास उसके पिताजी से भी बड़े हैं और आनंद राय से भी बड़े हैं। इसी कारण से बूढ़ा उसका सहपाठी है और यहाँ आते ही सारा संकोच सारी लज्जा अपने आप दूर हो जाती है। अपू यहाँ दिल खोलकर हंसता है, ऐसी ऐसी बातें करता है जिन्हें और कहीं इस कारण से नहीं कर पाता है कि बड़े बूढ़े उसे बड़बोला ना कहते। नरोत्तम दास कहते हैं, बेटा तू तो मेरा गौर है। गौर यानी यहाँ गौरांग प्रभु चैतन्य महाप्रभु के लिए कहा गया है। तुझे देखकर मुझे ऐसा मालूम होता है कि तेरी उम्र में गौर तेरी ही तरह सुंदर सुश्री और निष्पाप थे। उनकी आंखें भी इसी प्रकार भावुक थीं। जो और कहीं यह बात होती तो अपू को शर्म आती, पर वह यहाँ पर वह हंसकर कहता है, बाबा अब तुम हमें उस पुस्तक की तस्वीरें दिखाओ। बूढ़ा कमरे से प्रेम भक्ति चंद्रिका निकाल लाते थे। यह उनका बहुत ही प्रिय ग्रंथ था। एकांत में इसका पठन करते और विभोर हो जाते। इसमें कुल जमा 2 तस्वीरें हैं। देखना खत्म हो जाने पर बूढ़ा कहते हैं, मरते समय मैं यह पुस्तक तुम्हें देता जाऊंगा। तुम्हारे हाथों में इस पुस्तक का अपमान नहीं होगा। उनका एक शिष्य जब तब पद की रचना कर उन्हें सुनाने के लिए आया करता था, पर बूढ़ा नाराज होकर कहा करता था, तुमने पद लिखा अच्छा किया, पर बाबा यह सब मुझे सुनाया ना करो। पद करता तो विद्यापति चंडीदास, उनके बाद के पद मेरे कानों को अखरते हैं। यह सब दूसरी जगह सुनाया करो। उनके जीवन का मार्ग सरल आडंबरहीन और साधारण था। उनके इर्द गिर्द अंत सलिता मुक्ति की धारा जो बहती रहती थी, अपू की पकड़ में भी आ जाती। उसके निकट यह बूढ़ा ताजी मिट्टी, चिड़ियों तथा पेड़ पौधों के सहचर्य की तरह अंतरंग और आनंदपूर्ण लगता। इसलिए ये वह दादाजी के पास इतने शौक से आया करता। लौटते समय अपू नरोत्तम दास के आंगन में लगे पेड़ से ढेर सारे चंपा बटोर कर ले जाता और उन्हें ले जाकर अपने बिस्तर पर रखता। इसके बाद दिया बत्ती होते ही उसे पिता के आदेश से पढ़ने के लिए बैठना पड़ता था। कभी 1 घंटे से अधिक पढ़ना नहीं पड़ता था। फिर भी अपू को ऐसा लगता जैसे बहुत रात हो गई। इससे छुट्टी पाकर वह सोने चला जाता। बिस्तर पर लेटे लेटे सारे दिन की दौड़ धूप खेल कूद के आनंद की स्मृति रंजित होकर चंपा की गंध उसकी क्लांत देह और मन को खेल कूद के बीते हुए क्षणों के शिशु प्राण को विभोर कर देती। वह बिस्तरे पर औंधा होकर फूलों की राशि में मुंह खोसकर बड़ी देर तक सुगंध लेता रहता। उस दिन उसकी दीदी ने चुपचाप कहा, वन भोजन को चलेगा? उनके दरवाजे से होकर मोहल्ले टोले के सभी लोग कुलचंडी के व्रत के वन भोजन के लिए गांव के पीछे वाले मैदान में जाते हैं। माँ भी जाती है, पर बच्चों को नहीं ले जाती। वहाँ सबको अपनी अपनी चीज़ ले जानी पड़ती है। उतना चावल दाल उनके पास नहीं है। वन भोजन में मामूली चावल दाल से काम नहीं चलता। उस अवसर पर लोग वहाँ जाकर कितनी ही चीज़ें, अच्छा चावल दाल घी दूध निकालते हैं, पर उसकी माँ मोटा चावल सिल पर पिसी हुई भीगी मटर की दाल और 2-1 बैगन निकालती है। उनके बगल में बैठकर भुवन मुखर्जी के घर की संजली मालकिन के लड़के वाले ईख के नए गुड़ की भेली से दूध और केला मसल मसल कर भात खाते हैं। यह सब देखकर सर्वजया का दिल अपने बच्चों के लिए तरसता है। अपू भी तो इस तरह दूध केला मसल कर भेली से भात खाना पसंद करता है।
शांत मैदान के किनारे के जंगल में सुर्ख संध्या उतरती है। बांस की झाड़ी के रास्ते से लौटते हुए सर्वजया को बस अपने ही लड़के की याद आती रहती है। नीलमणि राय के जंगल से ढके हुए मकान के उधर कुछ हिस्से को दुर्गा अपने हाथ से दांत से काटकर साफ करके भाई को कहती है, इमली के नीचे खड़े होकर देख माँ आ रही है कि नहीं, मैं जल्दी से चावल ले आऊं। एक छोटे से नारियल की कटोरी में 2 चम्मच तेल वह चुपके से तेल की हंडिया से निकाल ली। इस प्रकार से चुराया वह सारा माल भाई के जिम्मे करते हुए बोली, जल्दी से ले जाओ पू, दौड़ कर वहाँ रखा, यह देखते रहना कि इन चीज़ों को गाय वाय ना खा जाए। इतने में मातो की माँ अपने मुन्ने को साथ लेकर पीछे के दरवाजे से आंगन में आई। दुर्गा बोली, ओ तबरेज की बहू इधर कहाँ से आई? मातो की माँ की उम्र कुछ अधिक नहीं है, देखने में भी बुरी नहीं थी, पर पति की मृत्यु के बाद से मुसीबतों में दुबली और मैली पड़ गई। बोली, कोठी वाले मैदान में लकड़ी बीनने गई थी, बेची की माला लोगी? दुर्गा स्वयं ही जंगल से ढूंढ ढूंढ कर बेची फल अक्सर ले आती है। उसने सिर हिलाकर कहा, नहीं। मातो की माँ बोली, ले लो ना दीदी जी, बड़ा मीठा है, मैं मधुखाली के पोखर के पास से बीन लाई हूँ। कहकर उसने साड़ी के छोर में बंधी हुई एक माला निकालकर दिखाते हुए कहा, देखो ना कितने बड़े बड़े हैं। लकड़ी बेचकर बाजार में जाते बेचते पैसा मिलते बहुत देर हो जाएगी, इसलिए चाहती यह थी कि तब तक मातो को 1 पैसे की लाई दे दूं। लो पैसे मैं दो दूंगी। दुर्गा राजी नहीं हुई, बोली, अपू लोटे में मुट्ठी भर भूंजा चावल रखा है, लाकर मातो को दे दे तो। वे पीछे के दरवाजे से ही फिर चले गए। तब भाई और बहन अपनी चीज बिस्तर उठाकर चले। चारों तरफ जंगल ही जंगल था, बाहर से कोई देख नहीं सकता। खेल की हंडिया की तरह एक छोटी सी हंडिया में दुर्गा ने चावल चढ़ाते हुए कहा, देख अपू, मैं एक जगह से कितने बड़े बड़े मटिया आलू ले आई हूँ। पूटी की ताड़ के नीचे एक झाड़ी पर बहुत से लदे हुए थे, इन्हें भात में डालूंगी। अपू बड़े उत्साह के साथ सूखी हुई लताएं तथा टहनियाँ बीनकर लाने लगा। यह उनका पहला स्वतंत्र वन भोजन है। अपू को अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि यहाँ सचमुच भात तरकारी बनेगी या खेल वाला वन भोजन होगा, जो कितनी ही बार हो चुका। धूल का भात, खपड़े का बना हुआ आलू भाजा और कटहल के पत्ते की लूची। पर दिन बड़ा अच्छा था और वन भोजन का स्थान भी बड़ा सुंदर। चारों तरफ जंगली झाड़ियाँ, उधर तेला कुचा लता झकोले ले रही थी। बेल के पेड़ के नीचे के जंगल में सेवड़ा पेड़ में फूलों के गुच्छे लगे हुए थे। अधजली भूरी धूप पर खंजन नाच नाच कर दौड़ लगा रहे थे। सुनसान झाड़ियों की आड़ में सुंदर एकांत स्थान था। प्रथम वसंत के कारण जगह जगह नए हरे पत्ते थे। घेटू फूलों की राशि के मकान का खंडर गमक रहा था। खट्टा नींबू के पेड़ से लगातार कुहासे के कारण फूल बहुत झड़ जाने पर सफ़ेद सफ़ेद फूलों के गुच्छे ऊपर की डालों पर दिखाई पड़ते थे। आजकल दुर्गा इन पेड़ पौधों, रास्तों, घाटों यानी इस परिचित गांव की हर गली कूचे से और अधिक लिपटी जा रही थी। आसन्न विरह के किस विषाद के कारण अत्यंत प्रिय जंगली शरीफे के नीचे से जाने वाली यह पगडंडी, उनके मकान के पीछे की बांस की झाड़ी, छाया से भरा नदी का घाट और भी प्रिय लगते। उसका अपू, उसके सोने का नन्हा भाई, जिसको एक जून बिना देखे उसे कल नहीं पड़ता, उसकी बात सोचकर मन हाहाकार करता है। उसे डालकर वह कितनी दूर जाएगी? और कहीं ऐसा हुआ तो फिर वह नहीं लौटी, जैसे नीतम फूफी के मामले में हुआ था। इसी उजड़े में हुए घर में नीतम फूफी रहती थी। जाने किस युग में शादी के बाद वह चली गई, फिर लौटकर पीहर नहीं आई। बहुत दिनों के बाद वह बचपन से इसकी कहानी सुनती आ रही है। सब कहते हैं कि मुर्शिदाबाद जिले में शादी हुई थी। वह कितनी दूर है, कहाँ है, कोई उसका पता नहीं लेता। यह भी नहीं मालूम कि वह है या नहीं। नीतम फूफी जो गई तो फिर ना बाप से मिलने की नौबत आई, ना माँ से, ना भाई बहनों से। सब एक एक करके चल बसे। मारी माँ, मनुष्य इतना निष्ठुर कैसे होता है? किसी ने उसका पता क्यों नहीं लिया? एकांत में बैठकर कितने ही दिनों से नीतम फूफी की बात सोचकर आंसू ढकाए, और आज वह अकस्मात लौट आए और अपने बाप के मकान को इस तरह जंगल से भरा हुआ उजड़ा देखे तो उस पर क्या बीतेगी? कहीं उसकी भी यही हालत हो, तो कहीं ऐसा हो तो फिर बाप माँ ओप्पो को छोड़कर जाना पड़े और उन्हें ना देखने की नौबत आए। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं हो सकता। इस मकान को, जंगली शरीफे के नीचे वाले स्थान को तथा घाट के रास्ते को छोड़ जाए, सोचने पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जाने दो, पता नहीं क्यों आजकल अक्सर ऐसा मालूम होता है कि उसकी ज़िंदगी में जल्दी ही कुछ होने वाला है। अवश्य ही उसके जीवन में कोई ऐसी बात आ रही है जो कभी नहीं है। दिन रात खेल कूद काम काज के बीच में यह बात अक्सर उसके मन में झांक जाती। वह समझ नहीं पाती कि वह क्या है।
यह भी नहीं समझ पाती कि यह घटना कैसे घटित होगी। फिर भी ऐसा प्रतीत होता, हर समय ऐसा लगता कि वह घटना आ रही है और जल्दी आ रही है। वन भोजन के बीच में अपू के घर के आंगन में किसी की आहट सुनाई दी। दुर्गा बोली, मालूम होता है बिनी की आवाज़ है। अपू जा तो उसे ले आ। थोड़ी देर के बाद अपू के पीछे दुर्गा की हम उम्र एक सांवली सी लड़की आई। वह मुस्कुराकर अदब से बोली, दुर्गा दीदी क्या हो रहा है? दुर्गा बोली, बिनी वन भोजन कर रही हूँ, बैठ। यह लड़की उस मोहल्ले के कालीनाथ चक्रवर्ती की लड़की है। अधमैली साड़ी पहन रखी है, हाथ में कांच की पतली पतली चूड़ियाँ हैं, कुछ लंबी है और चेहरा बहुत ही सरल। उसका पिता छोटी जात वालों का पुरोहित है, इसलिए वह सामाजिक मामलों में बुलाया नहीं जाता। गांव के एक किनारे बड़े संकोच के साथ रहता है। हालत भी अच्छी नहीं है। बिनी दुर्गा के हुक्म बड़ी खुशी से बजाने लगी। वह आई तो थी घूमने, पर यूं ही एक लाभदायक घटनाक्रम में पड़ गई। पता नहीं ये लोग इस उत्सव में उसे पूरी तरह शामिल भी करें या ना करें। ऐसी ही दुविधा उसकी उल्लास भरी बातचीत और चाल ढाल से प्रकाशित हो रही थी। दुर्गा बोली, बिनी आग अच्छी तरह नहीं चल रही, कहीं से 2-4 सूखी लकड़ियां तो ला। बिनी उसी समय लकड़ी लाने के लिए दौड़ पड़ी और थोड़ी देर बाद वह बेल की सूखी टहनियों का एक बोझ ले आई। बोली, इतने से काम बन जाएगा ना दुर्गा दीदी, या और भी लकड़ियां ले आऊं? जब दुर्गा बोली, अपू बिनी आई है, वह भी तो यहीं खाएगी, और थोड़े से चावल ले आए, तो बिनी की बाँछें खिल गई। थोड़ी देर बाद बिनी पानी ले आई। उसने आग्रह के साथ पूछा, दुर्गा दीदी कौन कौन सी तरकारियां बन रही हैं? चावल उतारकर दुर्गा तेल डालकर उसमें बैगन तलने लगी। थोड़ी देर बाद वह अवाक होकर बैगन का रंग देखकर अपू को पुकारते हुए बोली, हूँ बहू, असली बैगन भाजा की तरह रंग मालूम हो रहा है, मानो ये माँ का ही बनाया हुआ बैगन भाजा हो। ओप्पू को भी यह बात बहुत ही आश्चर्यजनक मालूम हुई, मानो उसे भी अब तक यह विश्वास नहीं हो रहा कि उनके वन भोजन में सचमुच का भात है, सचमुच का बैगन भाजा है। इसके बाद दोनों बड़ी खुशी से केले के पत्तल में खाने बैठे, केवल भात और बैगन भाजा और कुछ नहीं। जब अपू मुंह में कौर ले जा रहा था, तब दुर्गा उस और देख रही थी। उसने आग्रह के साथ पूछा, बैगन भाजा कैसा बना है रे? दीदी बना तो अच्छा है, पर जैसे कुछ अलौना है। बात यह है कि ये लोग जब खाने पकाने की चीज़ें ले आए थे, तो उनकी सूची में नमक नहीं था। फिर भी इन तीनों ने बड़े उत्साह के साथ कसेला मटिया आलू का भरता, फीगा अधजला बैगन भाजा के साथ वन भोजन का भात खाया। दुर्गा के लिए भी पकाने का यह पहला ही मौका था, इसलिए वह विस्मित मिश्रित आनंद के साथ अपनी कला का आनंद ले रही थी। इन झाड़ियों के अंदर जकली शरीफा के इन सूखे पत्तों के ढेर में, खजूर के नीचे गिरे हुए खजूर के पत्तों के पास बैठकर सचमुच का भात और तरकारी खाना कोई मामूली बात तो नहीं थी। खाते खाते दुर्गा अपू की ओर ताककर खुशी के मारे खिलखिलाकर हंस पड़ी, मानो खुशी के मारे ही भात का ग्लास गले में अटक रहा था। बीनी ने खाते खाते डरते पूछा, दुर्गा दीदी जरा तेल होगा, मटिया आलू का भरता जरा सान लेती। दुर्गा बोली, अपू जा दौड़कर तेल तो ले आ। जो जीवन सैकड़ों पुलकों का भंडार है, जिसके आनंद वाले मुहूर्त कितनी ही रोशनी और चांदनी के अवदान से मंडित हैं, उनकी उस मधुमय जीवन यात्रा का अभी तो सूत्रपात भर ही हुआ था। जीवन का जो अनंत मार्ग क्षितिज के एक छोर से दूसरे छोर तक ना जाने किस उस पार तक फैला हुआ है, उस मार्ग के ये लोग बहुत ही नन्हे पथिक थे। मार्ग के मोड़ पर फूल और फल, दुख और सुख, इनका जो स्वागत हो रहा था, वह एकदम नया था। आनंद आनंद प्रसारण का आनंद, जीवन के बीच बीच में जो आड़ है। आज का आनंद बहुत ही मामूली, छोटी मोटी तुच्छ वस्तुओं का आनंद। अपू बोला, दीदी माँ से क्या कहोगी? फिर उस जून भात खाओगी? धत, माँ से कहीं ऐसी बातें कही जाती हैं? सांझ के बाद देख लेना, भूख लग जाएगी। जोगियों का पुरोहित होने के कारण बिन्नी के घर के लोग इस मोहल्ले में जब पानी पीना चाहते तो उन्हें लोटे में पानी तो दे दिया जाता, पर उनसे लोटा मंजवा लिया जाता। बिन्नी एक बार हिचकिचाने के बाद ओप्पू को गिलास दिखाकर बोली, ओप्पू मैं मुंह उठाए रहती हूँ, तुम पानी डाल दो, बड़ी प्यास लगी है। ओप्पू बोला, बिनी दीदी ले लो ना, तुम मुंह लगाकर पानी पी लो। पर फिर भी बिनी की हिम्मत नहीं पड़ी। तब दुर्गा बोली, बिनी ले लेना, गिलास से पी ले। खाना पीना खत्म हो जाने पर दुर्गा बोली, हंडिया फेंकी नहीं जाएगी, एक दिन फिर वन भोजन होगा, क्यों ठीक है ना? उस बेरी पर टांग दो। ओप्पू बोला, वहाँ तो वह बच चुकी। मातो की माँ ने जो लकड़ी बीनते समय देख लिया तो लेकर चलती बनेगी, बहुत चोर है। तब दुर्गा ने उस हड़िया को टूटी हुई दीवार की सांस में छिपा दिया। अपू के दिल में धुकुर पुकुर मची हुई थी। उस ताक से लगा हुआ एक छोटा ताक जिसमें अपू ने चूरट का बक्सा छिपा रखा था, कहीं दीदी उधर ना जा पड़े।
नेड़ा के घर में कुछ दिन पहले नेड़ा का बहनोई अपने एक दोस्त के साथ आया था। कलकत्ता के पास कहीं घर है, बहुत शौकीन है और खूब चुरूट पीता है। अभी एक चुरूट पिया, फिर दूसरा। अपू के मन में बड़ी इच्छा हुई कि वह भी एक बार चुरूट पीकर देखे। उसने नेड़ा के साथ सलाह करके गांव के हरीश जोगी की दुकान से 3 पैसे में लाल कागज पर लपेटे हुए 10 चूरट खरीदे थे। उस दिन इस घने जंगल में अकेले बैठकर चुरूट पिया था। कुछ अच्छा नहीं लगा, कड़वा कड़वा, जाने कैसे तीखा तीखा। वह 2 कश पीकर फिर नहीं पी सका, पर वह अपने हिस्से के बाकी 4 चुरूट को फेंक भी नहीं सका था। उन्हें उसने नेड़ा के बहनोई से प्राप्त चुरूट के खाली बक्से में जंगल के उजड़े हुए मकान की दीवार के ताके में छिपा रखा था। पहले पहल चुरूट पीने के बाद उसके मन में बहुत भय हुआ कि कहीं माँ को मुंह मुंह की बात से पता न चल जाए। उसने बहुत से पके हुए बेर खाए। उसके बाद हथेली पर कई दफे भाप देकर अपनी सांस सूंघी। तब जाकर उसने मनुष्य समाज में फिर प्रवेश करने का निश्चय किया। पर आज तो रंगे हाथों माल सहित पकड़े जाने का डोल हो रहा था। पर सौभाग्य से दीदी को दीवार के उस ओर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इधर ही काम बन गया।